नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। आज चलते हैं खास खबर की तरफ। विकासनगर तिलक भवन में प्रोफेसर गौरव वल्लभ, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रेस वार्ता में प्रतिपक्ष पार्टी पर निशाना साधते हुए मीडिया टीम को बताया कि किस प्रकार सरकार निकम्मी है जो अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने अपनी बातों में यह भी बताया कि किस प्रकार चुनाव के बाद उनकी सरकार विकास के कार्य करेगी। आइए देखते हैं। क्योंकि सवाल ये आपके मन में जरूर आएगा और आना भी चाहिए, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, कि साहब ये आपने 4 धाम 4 काम बोले, 500 के अंदर सिलेंडर करते हैं तो उस सब्सिडी को देने का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो उत्तराखंड के बजट का मात्र 1.1% है। तो क्या उत्तराखंड की सरकार अपनी माताओं, बहनों, गृहिणियों को सस्ता सिलेंडर मुहैया कराने के लिए अपने बजट का 1% खर्च नहीं कर सकती? फिर आप पूछोगे साहब ये 5 लाख परिवारों को 40,000 का कितना खर्चा आएगा? 5 लाख परिवारों को 40,000 देने में उत्तराखंड के सरकार का फाइनेंशियल इम्पैक्ट 3% आता है, 3%। क्या उत्तराखंड की सरकार महंगाई से निजात दिलाने के लिए, बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए अपना 3% बजट जो है वो 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए देने में खर्च नहीं कर सकता? 4 लाख रोजगार कैसे सृजित होंगे? और जिस तरह विकासनगर के उद्योग धंधों को बर्बाद किया गया, जीएसटी लगने के बाद आप कभी सर्वे करवा लीजिए। मैं पत्रकार मित्रों को कहता हूं कि मेरे साथ चलिए, सारे दुकानदारों से पूछिए कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद क्या आपकी बिक्री बढ़ी है कि घटी है। हम अभी यहीं पे सर्वे कर लेते हैं 10-20 दुकानों में। सारे उद्योग धंधे जो छोटे उद्योग थे यहाँ विकासनगर में, वो तो उनको सरल करके रोजगार का सृजन किया जाएगा। एमएसएमई क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, टूरिज्म सेक्टर को सर्विस इंडस्ट्री के रूप में पनपाया जाएगा, फार्मा सेक्टर को पनपाया जाएगा, आयुर्वेद में इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में खाका तैयार है। और चौथी बात स्वास्थ्य सेवा हर गांव हर द्वार, और ये कैसे पहुंचाएंगे? तकनीक के द्वारा। उसका भी आपको खाका दे रहा हूँ। टेली मेडिसिन सर्विसेज 24/7 365 डेज इन ए ईयर। मतलब आपको बुखार, सर्दी, जुकाम, छोटे मोटे इश्यूज में पेट दुख रहा है, डॉक्टर नहीं है, तो आपको टेली मेडिसिन फोन पर डॉक्टर 24 घंटे 7 दिन सप्ताह के 365 दिन साल के उपलब्ध होंगे। नंबर दो बाइक एम्बुलेंस, क्योंकि कई बार हमने देखा है और आप लोगों को तो यहाँ पे कई बार आपने ये चीजें पेश की होगी कि जो बड़ी एम्बुलेंस है वो समय पर नहीं पहुंच पाती, उसका टायर पंक्चर हो जाता है, वो रास्ते इतने सुकड़े होते हैं कि वहां पे वो बड़ी एम्बुलेंस नहीं जा पाती। तो बाइक एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट लेकर 10 मार्च से कांग्रेस आ रही है। और तीसरी और अंतिम बात, और बड़ा नोवल इनिशिएटिव है, दुनिया के बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके ये इनिशिएटिव लिया गया है। ड्रोन डॉक्टर्स एंड ड्रोन फिजिशियंस, मैं क्या अर्थात ड्रोन के द्वारा घर के अंदर दवाई का वितरण किया जा सकता है। सुदूर इलाकों में जो हिली इलाका है, विकासनगर में तो वो समस्या ज्यादा नहीं है, पर जो हिली टेरेन है, जो पर्वतीय इलाका है, वहां पर आपका समय पर दवाई नहीं पहुंच पाती। जो महिलाएं वहां पे, आपने देखा होगा कि जब प्रसव के दौरान 1 महीना पहले वो शहरी क्षेत्र में आ जाती है, क्योंकि वहां प्रसव की भी उनको गर्भवती महिलाओं को सुविधा नहीं है। तो ड्रोन के द्वारा मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रोन के द्वारा डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। तो ये हमारे 4 धाम 4 काम है, और इसी से हम उत्तराखंडी स्वाभिमान लौटाएंगे। क्यों, कैसे लौटाएंगे? जब उत्तराखंड का युवा
रोजगार की तलाश में दिल्ली जाता है तो स्वाभिमान बढ़ता है कि घटता है? तो जब उसको यही मिल जाएंगे 4 लाख रोजगार 5 साल की अवधि में, तो उत्तराखंडी स्वाभिमान लौटेगा। जब महिला 1000 का जब सिलेंडर हो जाता है और वो सिलेंडर नहीं रिफिल करा पाती और वापस जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ कुकिंग है जिसमें कि लकड़ी कोयले पे आ जाती है, तो स्वाभिमान उस महिला का बढ़ता है कि कोई महिला प्रसव के दौरान दम तोड़ देती है तो उस परिवार का स्वाभिमान बढ़ता है कि घटता है? तो उसको उस घटक को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा हर गांव हर द्वार तक की बात की जा रही है। और जब महंगाई के कारण एक परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च नहीं कर पाता, खाने पीने पे खर्च नहीं कर पाता, और जब उसको 40,000 रुपए सालाना मिलेंगे तो स्वाभिमान घटेगा कि बढ़ेगा? यही हमारा बात है, उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 धाम 4 धाम। और जो मौजूदा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार है, खिलाड़ी है, वो तो मैच शुरू होने के पहले रिटायर्ड हर्ट हो गए। मैच चालू ही नहीं हुआ, वो कह रहे नहीं मेरे चुनाव ही नहीं लड़ना है। जो नंबर 2 वाले खिलाड़ी है वो पूरे उत्तराखंड में ढूंढो तो नहीं मिलते, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। आप में से प्रेस के साथियों ने 2 नंबर के खिलाड़ी को देखा हो तो बताना मुझे, और मेरा नमस्कार जरूर उनको बोलना। और नंबर 3 वाले जो है उनके सामने नंबर 1 वाले रोज नया मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते हैं, और नंबर 3 चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि उनका काम क्या है? अवैध खनन को कैसे रेगुलराइज किया जाए। उनका काम क्या है? उनका पीआरओ। और मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के अनुसार, आजाद हिंदुस्तान में कोई राज्य सरकार के पीआरओ ने डंपर को छुड़वाने के लिए पुलिस को चिट्ठी नहीं लिखी होगी। मैंने नहीं सुनी, आपने सुनी हो तो बताना। उस पीआरओ ने क्यों लिखी? क्योंकि ये रिश्ते में कई गोलमेल है, ये रिश्ता उनका गजब है। उस पीआरओ ने चिट्ठी लिखी कि ये जो इलीगल माइनिंग करते हुए डंपर पकड़े गए इनको छोड़ दो, इनको जान दो। जब वो चिट्ठी सार्वजनिक हुई तो नंबर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के खनन प्रेमी नंबर 3 ने उस पीआरओ को हमारे दबाव में आके बर्खास्त किया। जब चुनाव की आचार संहिता लगने वाली थी उससे 5 दिन पहले उनको वापस ले आए। क्यों भाई साहब, आपका इनसे पीआरओ साहब से ऐसा क्या रिश्ता है? क्या आपने वो चिट्ठी लिखवाई थी क्या खनन प्रेमी धामी जी? और मैं इस मंच से और इस पवित्र भूमि से, विकास नगर की आप सब लोगों के माध्यम से एक बात बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने भी इलीगल माइनिंग की है, जिन लोगों ने भी धर्म की नगरी कुंभ में घोटाले किए हैं, उनको जेल तो जाना पड़ेगा, भले वो कितने भी बड़े क्यों ना। तो ये हमारा उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 धाम 4 काम का संकल्प। उसके पश्चात अब आ जाते हैं कुछ आपके विकास नगर के कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर। अब यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने ठकरानी में महिला ITI का इनिशिएटिव लिया जब वो मंत्री थे। उस ITI का जब इनिशिएटिव लिया तो तकनीकी शिक्षा के साथ साथ हाई स्कूल और इंटर तक की वहाँ व्यवस्था की गई। आप वहाँ जाइए, सारे पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, वहाँ जाइए। एक भी अगर वहाँ टीचर मिल जाए साल के एक भी दिन, तो मुझे जरूर बताना। तो ये शिक्षा विरोधी है पर खनन प्रेमी है, ये रोजगार विरोधी है पर महिलाओं पे ओछी टिप्पणियों में इनको बड़ा आनंद आता है। मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जींस पे टिप्पणी करते हैं, महिलाओं के चाल चरित्र के सर्टिफिकेट देते हैं, और वहां पे जो पहले वाले मुख्यमंत्री है वो कुंभ के भ्रष्टाचार को कैसे फॉर्मलाइज किया जाए, धर्म नगरी में भ्रष्टाचार को, उसके बारे में अपनी PhD रखते हैं। फिर जो बड़े इनिशिएटिव्स हमने लिए यहाँ पर, उसमें एक बड़ा इनिशिएटिव था जिसको कि मौजूदा जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ने बंद करवाया, वो था कि यहाँ से हिमाचल प्रदेश के सिंहपुरा यमुना नदी पर दोनों प्रदेशों को जोड़ने वाले पुल के लिए
जो मौजूदा जो हमारे प्रत्याशी है नवप्रभात जी, उन्होंने 2015 में वित्तीय स्वीकृति दिलवाई, मतलब फाइनेंशियल ग्रांट एलोकेट हो गई। वो अभी तक उसका क्या हुआ आपको तो सबको पता है। उसके पश्चात एक जो इनिशिएटिव कांग्रेस ने लिया वो था कि विकासनगर बाजार में शांतिधाम का जो एरिया है वहाँ पे बाढ़ से उपजाऊ कृषि भूमि और बस्तियों की सुरक्षा हेतु एक बाढ़ सुरक्षा योजना केंद्रीय जल आयोग को, उस समय जो अभी हमारे प्रत्याशी है उन्होंने केंद्र सरकार को वो लेटर उस समय से भेजा हुआ। और ये डबल इंजन रोज कहते हैं, और डबल इंजन ने वो अभी तक वो स्वीकृति अभी तक नहीं आई। तो मैं ये कहता हूँ कि ये डबल इंजन नहीं है। ये डबल इंजन क्या करते हैं, उत्तराखंड की जनता बीच में है, एक इंजन उधर चल रहा है, एक इंजन इधर चल रहा है, गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी है और खड़ी नहीं है, उल्टी जिस स्टेशन से चालू हुई थी उस स्टेशन पे वापस जा रही है। तो उस इन डबल इंजनों से निजात दिलानी है उत्तराखंड को। 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान की ओर लौट कर ले जाना है। मैं यहाँ पर एक और इश्यू को उठाना चाहता हूँ क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट है। चक्राता, विकासनगर, सहसपुर उनका एक सेंटर पॉइंट है। जो मौजूदा सहसपुर में हमारे जो प्रत्याशी है वो भारी बहुमत से आगे चल रहे हैं, तो उनकी इमेज खराब करने के लिए गलत वीडियोस बनाए जा रहे हैं। उन वीडियो से क्या किया जा रहा है, पोलराइजेशन किया जा रहा है। तो हम उनको चेताना चाहते हैं कि एक बार तो वी से विकास भी होता है, वी से विभाजन ही नहीं होता है। आपके दिमाग में वी का अर्थ सिर्फ विभाजन है। अरे वी से एक शब्द आता है जिसको कहते हैं विकास, और विकास नगर में तो विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो नाम ही डेवलपमेंट, इसका अगर इंग्लिश में अनुवाद किया जाए तो ये तो डेवलपमेंट सिटी हो गई। विकास नगर इज ए डेवलपमेंट सिटी। इस विकास नगर के एरिया में इसके पूरे 2-3 जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन नहीं चल सकती, वहां पे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चलती है। इस एरिया में विभाजन की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चलती है। और जो विकास नगर के आसपास में और विकास नगर में विकास की बात ना करे, उसको इस क्षेत्र में आप अपना मत देकर या विकास नगर के लोग अपना मत देकर अपना मत खराब मत करना, क्योंकि विभाजन से कोई भी मुद्दे हल नहीं होते हैं। मुद्दे हल होते विकास के द्वारा। तो ये 2-3 लोकल रेल का मैंने बात किया। फिर ईटीपी एक बड़ा इश्यू है क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो विकास नगर की सीवर लाइन के विस्तार एवं ईटीपी तथा हरबटपुर में नई सीवर लाइन के निर्माण के आगमन भी इसी प्रकार भाजपा की उपेक्षापूर्ण रवैया के भेंट चढ़ गए। मतलब ये डबल इंजन नहीं है, ये डबल धोखा है। इस सरकार ने 3 काम किए और मैं चुनौती देता हूं अगर मैं एक भी शब्द गलत बोल रहा हूं। नंबर 1, देश में उत्तराखंड को बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया, जो आज तक उत्तराखंड नहीं था कभी। देश में बेरोजगारी अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा है तो उत्तराखंड में। नंबर 2, देश में जो औसत महंगाई है उससे 30% ज्यादा महंगाई उत्तराखंड को थोप दी। और नंबर 3, इन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ने सिर्फ करप्शन के ऊपर अगर कोई पीएचडी करी हो तो इन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वालों ने की। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा अब न आएगी भाजपा दोबारा। और इसी संकल्प के साथ 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान को लेकर 10 मार्च को कांग्रेस की सरकार बन रही है। मैं विकास नगर जिसका नाम के अंदर विकास है और आसपास के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मेरे साथियों से आग्रह करूंगा कि विकास के लिए विकास नगर में सही नीति, सही नियत और सही नेतृत्व वाले प्रत्याशी को चुने, कांग्रेस को वोट दे। 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान को हम वापस लाने के लिए पूर्णतः संकल्पित। मानते हैं 500 का सेंटर दे सकते हैं, लेकिन
जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर सुबह 4 बजे से उस सिलेंडर की लाइन लगती थी। मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी कहो तो मैं दिखा दूंगा जी। तो ये बताइए कि क्या उस सिलेंडर को प्रॉपर वे में घर घर तक पहुँचाने का काम करेगी कांग्रेस? देखिए, 500 नहीं, 500 के अंदर, 500 में नहीं, 500 के अंदर सिलेंडर मिलेगा, 500 के बाहर नहीं जाएगा। मोदी टैक्स जितना लग जाए लगा दो, मोदी जी जितना लगाना हो लगा दो, क्योंकि एक मिनट आपकी एक एक बात का जवाब। 400 अभी 920 रुपये प्रति सिलेंडर के दाम, तो अर्थात अगर 500 के अंदर करना है तो मिनिमम सब्सिडी होती है 419 रुपये और 450 साढ़े 19 रुपये प्रति सिलेंडर। उत्तराखंड में लगभग 22 से 23 लाख परिवार रहते हैं और प्रति घर, प्रति हाउस होल्ड, प्रति परिवार सिलेंडर का कंजम्पशन एज पर गवर्नमेंट डाटा 6.5 से 7 सिलेंडर है। तो उसका टोटल जो अमाउंट बनता है साल भर की सब्सिडी का, वो बनता है 2700-2800 करोड़ रुपया। और उत्तराखंड का जो मौजूदा बजट है उसकी साइज है 57,000 से 58,000 करोड़ रुपया। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। तो पहली बात तो कि सिलेंडर 500 के अंदर कैसे देंगे, फिर आपने पूछा कि आप इसकी डिलीवरी घर घर तक कैसे पहुंचेगी, इसको कैसे इंश्योर करोगे। साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिलेंडर का कंजम्पशन जो आज प्रति हाउस होल्ड 6 से 6.5-7 के बीच है, वो सिलेंडर का कंजम्पशन जब सिलेंडर सस्ता मिलेगा तो और होगा, और उसकी एग्जीक्यूशन और उसकी डिलीवरी आज से जो मौजूदा समय है उससे बेहतर करने में उत्तराखंड की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपने कहा कि हम पहाड़ी क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से दवाई भेजने का काम करेंगे, वहाँ पर डॉक्टर की देखरेख में होगा। जो पहाड़ी क्षेत्र, आप चक्राता विधानसभा की बात कर लीजिए, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं, स्कूल है लेकिन टीचर नहीं, ऐसे में वहाँ पर सब बिल्डिंग खड़ी है, वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई टीचर नहीं। तो ऐसे में क्या उस विधानसभा में, उस पहाड़ी क्षेत्र में आप ड्रोन से दवाई भेजने का बात कर रहे हैं, कैसे भिजवा पाएंगे? बहुत ही वाजिब सवाल है, इसका भी फैक्चुअली उत्तर दूंगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, और ये डाटा जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जितने भी देश के हिमालयन राज्य हैं, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, उत्तराखंड की निकम्मी सरकार इन सारे राज्यों में स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च करती है। उत्तराखंड की सरकार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष स्वास्थ्य सेवा पर मात्र 5 रुपये खर्च करती है, 5 रुपीज, और एक्यूरेट बताऊं तो 5.37। तो ये क्यों करती है, इसके कारण क्या हुआ कि जितने डॉक्टर के पद स्वीकृत है उसमें से 84% पद खाली है। जितने नर्सिंग स्टाफ के पद स्वीकृत है उसमें 60 से 65% पद खाली है। जितने पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली है उसमें 63% पद खाली है। क्यों? समय कहाँ था साहब, घोटालों से समय मिलता तो इस पे ध्यान देते ना। तो ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा सिर्फ घोटालों में व्यस्त थे। पहले वाले को क्यों हटाया, दूसरे वाले क्यों आए, दूसरे वाले को क्यों हटाया, तीसरे वाले क्यों आए, और अब जनता तीनों को क्यों हटा रही है, उसका कारण आप किसी से भी पूछ लीजिए। और आपके सवाल के अंदर ही उत्तर था भाई साहब। आपने कहा स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं, शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, रोजगार पे कोई ध्यान नहीं, महिलाओं के आत्मसम्मान पे कोई ध्यान नहीं, महंगाई पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान था उनके महिलाओं की फटी जीन्स पर। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि वो दवाई कैसे भिजवाने का काम करेंगे। बिल्कुल, वहाँ पे मैंने बताया कि वहाँ पे बिल्डिंग है लेकिन डॉक्टर नहीं। तो मैं आपको जवाब दिया ना भाई साहब कि आपने बजट ही एलोकेट नहीं किया, पद ही पूरे नहीं भरे। मैंने तो आपको आंकड़ों से बताया कि हिमालयन राज्य में सबसे कम स्वास्थ्य सेवा पर एलोकेशन उत्तराखंड की सरकार करती है। हमारी जहां सरकार थी तो हमारा स्वास्थ्य पर एलोकेशन इनसे लगभग 80% ज्यादा था। तो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं ऐसे 1 to 1 आपसे करूंगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना भाई। तो सबसे पहले
स्वास्थ्य सेवाओं पर जो बजट है उसकी वृद्धि करेंगे। जो अनफिल्ड वैकेंसीज है डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सेस की, उसको इमीडिएटली फिल करेंगे। इसीलिए मैंने अपने इनिशियल वक्तव्य में भी कहा कि 57,000 जो पद है, जिसमें डॉक्टरों के पद भी है, पैरामेडिकल स्टाफ के भी पद है, लैब टेक्नीशियंस के भी पद है, वो पहले 1 साल में भरने का संकल्प है हमारा। तो जब वो भरे जाएंगे, क्योंकि वो पहले इन द फर्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू फिल दैट, तो जब वो भरे जाएंगे वो सारे 57,000 पद, उसके बाद कैसे ड्रोन से करेंगे। मैं आपने शायद जब हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था 2 तारीख को, तो शायद आप वहाँ होंगे या आपने देखा होगा कि हमने उसका एक नमूना भी वहाँ पर दिया था कि ड्रोन के द्वारा पत्रकार बंधुओं के बीच में ड्रोन आया और ड्रोन ने मेडिकल जो दवाई है, जो कुछ सैनिटाइजर है, उसका पैकेट ड्रॉप कर दिया। वो उसका नमूना भी हमने दे दिया, यहाँ तक कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी बना लिया। मैं आपको कह रहा हूँ ना, 10 मार्च को कैबिनेट के पहले हस्ताक्षर इन चारों धाम 4 काम पे होने वाले। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार में कहा कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए, आपकी सरकार में भी 2 मुख्यमंत्री बदले गए, और जबकि हरीश रावत का तो स्टिंग भी टीवी पर दिखाया गया, पूरा स्टिंग जो है वायरल हुआ। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? आदरणीय, पिछले 5 साल से उत्तराखंड और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर जो आप जिन स्टिंग्स की, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, अगर उसमें 1% भी या 0.1% भी सच्चाई होती, तो आपको क्या लगता है कि जो बिना भ्रष्टाचार के ईडी भेजने वाले लोग हैं वो ये छोड़ देते? बिना किसी इश्यू को बात का बतंगड़ बनाने वाले लोग हैं वो ये छोड़ देते? पर मैं आपको चुनौती देके आपके माध्यम से जा रहा हूं यहाँ से कि ये जो लोग जिन्होंने कुंभ का भ्रष्टाचार किया है, हर धर्म नगरी कुंभ में टेस्टिंग घोटाला किया है, कोविड का पैसा जिन्होंने खाया है, अवैध खनन जिन्होंने पनपाई है अपने निगरानी के अंदर, वो भले कितने भी बड़े लोग हो, उनकी फोट में भले देश के कितने भी बड़े केंद्र सरकार के नेताओं के साथ क्यों ना हो, आदरणीय, मैं आपको वादा करता हूं जेल तो उनको जाना पड़ेगा। जी, अब इसको 1 to 1 नहीं करेंगे भाई साहब, मैंने आपके काम बहुत बहुत धन्यवाद।